वास्को डी गामा यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन के संदर्भ में सबसे पहले पुर्तगाली के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहला टॉपिक वास्को डी गामा के विषय में जाना। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा नंबर, वहाँ लिस्ट में लिखाए थे ना, 2 नंबर शायद था, कितना 2 नंबर था, 3 और ये 4, यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखिए, एस्कार्टून कमांडर बनकर ये 1503 में इंडिया में आया था। एस्कार्टून कमांडर बनकर इंडिया में आया था और 1509 ईस्वी में इसको वायसराय के पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो नियुक्त किया गया पुर्तगाली सरकार के द्वारा, यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क एस्कार्टून कमांडर बनकर 1503 ईस्वी में भारत आया था और इसको 1509 ईस्वी में वायसराय नियुक्त कर दिया गया। वायसराय नियुक्त कर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर, बीपीएससी के लिए पूछ चुका है और अन्य एग्जाम जो भी है उससे पूछ चुका है कि पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कौन है इंडिया में। तो यही है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अगला पॉइंट है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाल का भारत में वास्तविक संस्थापक इसको बोला जाता है। पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, इसको ही बोला जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पीछे पूछ चुका है प्रीवियस में। अब देखिए ये काम क्या किए अल्फांसो डी अल्बुकर्क कि पुर्तगाली जो उसका सेना था उसमें भारतीयों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। यानी भारत का जो लोकल वगैरह जो लोग थे उसका नियुक्ति करना उसने प्रारंभ कर दिया अपने सेना में। और ई जो है ई कुकुर इजाज़त क्या दे दिया कि आप लोग वहाँ के जो निवासी थे, पुर्तगाली सैनिक वगैरह जो थे जो इंडिया में रह रहे थे, उसको इजाज़त दे दिया कि यहाँ के महिलाओं से क्या कीजिए, शादी कीजिए। विवाह करने के लिए प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया कि आप यहाँ के महिलाओं से, भारतीय महिलाओं से विवाह कीजिए और अपने क्षेत्र में, यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो क्षेत्र था, जो भी क्षेत्र रहा है, उस क्षेत्र में सती प्रथा पर इन्होंने बैन लगा दिया, सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगा दिया था। और देखिए आगे का पॉइंट बोल रहे हैं, बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह यूसुफ। क्या नाम है बीजापुर के शासक का? आदिल शाह यूसुफ। उससे हमला करके, लड़ाई झगड़ा करके उससे गोवा को छीन लिया या जीत लिया। कब? 1510 ईस्वी में। बीजापुर के शासक जो आदिल शाह है उससे आदिल शाह यूसुफ से गोवा जीत लिया या छीन लिया। तो लड़ाई किया होगा तभी छीना। अब दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि मान के चलिए भारत का इस संदर्भ में बनाते हैं, एशिया को इस पार्ट में बांटते हैं, तो दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व में ये पार्ट आ जाएगा, नहीं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। तो दक्षिण पूर्व एशिया का जो परिक्षेत्र था उस पे उसका जो एक मंडी था, बहुत फेमस मंडी, मलक्का जो मंडी था उस पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। मलक्का पे दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण मंडी था, हर चीज़ का, साग सब्जी, फल, अनाज वगैरह का मंडी रहा होगा। तो दक्षिण पूर्व एशिया का मंडी जो है मलक्का, उस पे ये कब्जा कर लिया। फारस की खाड़ी, वही फारस की खाड़ी जो पीछे बोले थे पीछे वीडियो में कि ऐसे करके 2 रास्ता था, एक ऊपर से था फारस की खाड़ी और एक नीचे से था ऐसे करके लाल सागर। तो फारस की खाड़ी का जो के जगह एक स्थित जगह है जिसका नाम हरभुज, उस पे इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। समझ गए? फटाफट देख लीजिए, अपने भाषा में आप इसको लिखिए। लिखना कैसे है कि आप जैसे ही टाइटल मारे तो एस्कार्टून कमांडर बनकर 1503 ईस्वी में भारत में आया था,
1509 ईस्वी में वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया पुर्तगाली सरकार के द्वारा। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली का इंडिया में, भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। पुर्तगाली सेना में भारतीयों का नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया एवं अपने यहाँ का जो निवासी था या सैनिक था उसको इजाज़त दे दिया कि भारतीय स्त्री से शादी करने का इजाज़त दे दिया। सती अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। बीजापुर का जो शासक है आदिल शाह यूसुफ से गोवा 1510 ईस्वी में छीन लिया। दक्षिण पूर्व एशिया के मंडी जो है मलक्का पर कब्जा कर लिया था और फारस की खाड़ी स्थित एक हरभुज जगह है उस पर अपना अधिकार कर लिया था। अब आते हैं पहला अधिकारी किया है गोवा पे। पहला अधिकार क्या किया? गोवा पे अधिकार किया 1510 ईस्वी में। यही 1510 ईस्वी में गोवा पे अधिकार किया एवं उसका राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उसको डेवलप किया। राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उसका उस गोवा का डेवलप किया। उसके बाद देख लीजिए सेकेंड जो अधिकार किया है मलक्का, वह सेकेंड पर चर्चा किया है कि दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी। तो मलक्का पे 1511 ईस्वी में हमला करके उसको अपना अधिकार में कर लिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक कमर्शियल राजधानी उसको बनाया था। और तीसरा नंबर पे है हरभुज पे 1515 में अधिकार इन्होंने कर लिया। यानी कि एक अधिकार ये है गोवा 1510, मलक्का पे 1511 और फारस की खाड़ी के स्थित हरभुज पे 1515 में अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन पूछ चुका है और हमारे भी सेट में है कि पुर्तगाली का भारत में वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब चौथा नंबर में देख लेते हैं नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक, 1529 से 1538 तक अल्बुकर्क का, इसी अल्बुकर्क का वास्तविक जो उत्तराधिकारी है। अब अल्बुकर्क तो हमेशा रहेगा नहीं, उसका जो वास्तविक उत्तराधिकारी बनेगा या बनेगा वो यही है नीनो डी कुन्हा। अल्बुकर्क का वास्तविक संस्थापक था और वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक राजधानी बनाया था या घोषित किया या बनाया था। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगीज लिखे हैं, पुर्तगालियों का अपने भाषा में आप लिख सकते हैं, पुर्तगालियों का औपचारिक राजधानी बनाया। सेनथोमी मद्रास हुगली बंगाल में है, द्वीप जो है कठियावाड़ में है। इस तीनों जगह पे पुर्तगाली बस्ती एस्टेब्लिश किया, पुर्तगाली बस्ती वहाँ पे बसाया, घर वगैरह बनाया होगा, पुर्तगालियों को बोला होगा बसने के लिए। चलिए यहाँ हो गया। अब देख लीजिए कुछ नोट में है। मंसूर शाह जो है बंगाल का शासक था। इसने चटगांव और सतगांव में इसको नीनो डी को क्या बोलते हैं, मंसूर शाह ने मंसूर शाह जो था बंगाल का शासक था, इसने पुर्तगालियों को व्यापारिक कंपनियां खोलने का इजाज़त दे दिया। कहाँ? चटगांव और सतगांव में पुर्तगालियों का। नीनो डी कुन्हा ने, यहाँ अलग पॉइंट है, ये नोट बना के लिख लेना कि मंसूर शाह जो है बंगाल का शासक था, उसने पुर्तगालियों को व्यापारिक कोठी का खोलने का स्थापित करने का इजाज़त दे दिया चटगांव एवं सतगांव में। अकबर से अनुमति लेकर हुगली जो बंगाल में पड़ता था वहाँ कंपनी स्थापित किया। अकबर से इजाज़त लेके पुर्तगाली ने हुगली में कंपनी स्थापित किया, लेकिन शाहजहां ने इस हुगली को छीन लिया था। इससे शाहजहां ने अकबर से इजाज़त लिया तो स्थापित किया, कंपनी को एस्टेब्लिश किया हुगली में, और शाहजहां जो बाद का शासक है उसने उसको छीन लिया। अब क्या करा औरंगजेब जो है, इसी पॉइंट में लास्ट में नोटे में लिख लेना कि औरंगजेब जो था इसका बाद का शासक जो है औरंगजेब, ये क्या किया, जो समुद्री लुटेरा था, इसका जो समुद्र पर अधिकार था उसको क्या किया, समुद्री लुटेरा को बर्बाद ही कर दिया, ख़त्म ही कर दिया। जो समुद्री लुटेरा वगैरह था इसके समय में उसको औरंगजेब ने ख़त्म कर दिया। ये पॉइंट लिख पाओगे? फिर से देख लीजिए। अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी नीनो डी कुन्हा था। गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक राजधानी बनाया था। सेंथोमी मद्रास हुगली बंगाल और द्वीप
कठियावाड़ पुर्तगीज बस्ती का स्थापना किया था। मसूर शाह जो बंगाल का शासक था उसने पुर्तगालियों को व्यापारिक कंपनी चटगांव एवं सतगांव में खोलने का इजाज़त दे दिया था। अकबर के अनुमति से पुर्तगाली हुगली में कंपनी स्थापित किया था, लेकिन बाद में शाहजहां ने उस हुगली को छीन लिया और औरंगजेब ने जो भी समुद्री लुटेरा था उसको बर्बाद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। आप देखिए पुर्तगालियों का पतन का कारण चूँकि कुछ तो रीजन रहा होगा जो पतन हुआ, नहीं तो अंग्रेज के तरह 200 बरस वो भी रहता। तो पतन का क्या कारण था? ये जबरन भारतीयों का धर्मांतरण किया करता था। ये भारतीयों का जबरन धर्मांतरण किया करता था। अब पुर्तगालियों का पतन का कारण में लिखिएगा कि भारतीय महिलाओं से शादी ज़बरदस्ती कर लेता था और धर्मांतरण करता था, चूँकि वो चाहता था कि यहाँ भारत में उसका जनसंख्या बढ़े और ईसाई धर्म का फॉलोअर था, तो चाहता था कि इंडिया में उसका जनसंख्या बढ़े। तो पहला कारण क्या था, आप लिखिएगा अपने भाषा में, कि भारत में भारतीयों का ज़बरदस्ती धर्मांतरण करता था एवं भारतीय महिला से ज़बरदस्ती शादी किया करता था। चलिए हो गया। अकुशलता इसके व्यापारिक प्रशासन जो था, व्यापारिक जो प्रशासन था उसमें अकुशलता था, नहीं अकुशलता था। अब क्या था कि इसके जो शासक वगैरह थे, सेना वगैरह था, उसमें रिश्वतखोरी बहुत चरम पर था, बहुत ज़्यादा रिश्वतखोरी किया करता था। हमको तो लग रहा है कि इंडिया में रिश्वतखोरी का निर्माता यही न कहीं है कि रिश्वतखोरी जो छोड़ के गया इंडिया में से आज तक क्लियर नहीं हुआ। रिश्वतखोरी और इसका जो शासक में नियुक्ति जो होता था, आर्मी में हो और वगैरह जो हो, उस सब में जो शासकीय नियुक्ति करता था उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था। मतलब जैसे अभी चल रहा है कि कोई बहाली में जाना है तो आप पैसा दे के जा सकते हैं आराम से। तो रिश्वतखोरी एवं शासकीय नियुक्ति में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था। और एक और भी कारण था कि डचों का प्रवेश जो इंडिया में हो गया था, उससे चुनौती कि आप बार आप टॉप पे हैं तो इसका मतलब हमेशा आप टॉप पे नहीं रह सकते हैं। तो डचों का भारत में प्रवेश होना प्रारंभ हो गया था और उससे इसको सैन्य का एक बहुत बड़ा चुनौती था। ये सब मेन रीजन रहा है उसके पतन का कारण। अब देख लेते हैं एक पॉइंट, इससे भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछ चुका है। कार्टज आर्मेडा काफिला, ये क्या था? एक व्यवस्था था समुद्रीय मार्ग पर, तो चूंकि इसका अधिकार था तो यह एक व्यवस्था है समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने का, यह एक व्यवस्था था। अब क्या करता था कि जैसे ये अरब सागर में व्यापार पर कंट्रोल किया हुआ था समुद्र पे, कोई भी भारतीय अरबी जहाज यहाँ जाने के लिए इससे बिना परमिट लिए वहाँ नहीं जा सकता था, अरब सागर में व्यापार वगैरह नहीं कर सकता था, या अरब सागर से हो के अपना नाविक या जहाज लेके नहीं आन जान कर सकता था। अगर जाता भी तो उसे टैक्स वसूला जाता था और उस पर सख्त हिदायत था कि गोला बारूद और काली मिर्च लेके आप उस जहाज से सफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस पे बैन किया हुआ था। और देखिए पुर्तगालियों का भारत में क्या क्या देन है, कुछ तो देन ही, अब इंडिया में आया तो कुछ तो दे के गया होगा। देखिए भारत में जहाज से व्यापार करने का श्रेय इसे ही दिया जाता है। तो भारत पहले जहाज वगैरह से व्यापार नहीं करता होगा, भारत में जहाज से जो व्यापार है इन्होंने जहाज से जो व्यापार करने का जो प्रचलन है इन्होंने स्टार्ट किया, यह श्रेय इसे ही दिया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस जो इंडिया में है, अपना जो अभी प्रिंट वगैरह करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लॉन्च किया और ये निर्माता है। जहाज निर्माण का भी निर्माता है। यहाँ जहाज बनने लगा कहाँ? गुजरात और कालीकट में। तंबाकू की खेती करना सिखा दिया, जो कि अभी भी हो रहा है। गोथिक स्थापत्य इसका ही देन है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ चुका है। गोथिक स्थापत्य किसका देन है? तो पुर्तगालियों का देन है। गोथिक स्थापत्य इसका ही देन है। और फल में क्या सब लाया? पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम, शकरकंद आदि, ये सब जो फल है
वो सब इंडिया में जो अभी आ रहा है, ये पुर्तगाली अपने यहाँ से लेके आया था, जो अभी भी इंडिया में इसका खेती बहुत ज़्यादा होता है। अकबर के दरबार में फादर एकाबीबा और मोन्सेरेत नाम का जो व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में ईसाई धर्म में भी प्रवेश लोगों ने लिया। अकबर के ही दरबार में ये था, फादर एकाबीबा और मोन्सेरात के नेतृत्व में बहुत सारा लोग ईसाई धर्म में भी प्रवेश लिए। अब इसके बाद जो सेकेंड आएगा वो हम आप डिस्कस कर रहे हैं डच के बारे में। तो डच के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्वाभाविक है। चलिए आते हैं, छोड़िए हो गया। तो पुर्तगालियों के विषय में हमने डिस्कस कर लिया। इसको अपने भाषा में आप जिस ढंग से नोट बनाइए, अपने भाषा में नोट बनाइए, अपने भाषा में इसको नोट बना सकते हैं। हम जो यहाँ पढ़ाते हैं उसको समझिए, सीखिए और अपने भाषा में लिखने का उसको प्रयत्न कीजिए। अपना भाषा में लिखिएगा तो धीरे 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 करके कोई भी टॉपिक पर लिखने का आदत लग जाएगा। और स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा यही समस्या आजकल कि स्टूडेंट क्या करता है कि पढ़े उसके बाद नोट लिखाते हैं, ऐसे करके लाइन बाय लाइन बोल के लिखाते हैं। स्टूडेंट सब लिखता है तो वो जो मेथड है वो लिखने में सबको मज़ा आता है। इसको अपना भाषा में लिखिए ना। जब समझ गए पॉइंट तो उसको अपना भाषा में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, अपना भाषा में उसको लिखिए। क्या समझे? एग्जाम में भी बोला जाता है कि कृपया अपने भाषा में उत्तर दीजिए, लेकिन यहाँ है आदत हम लोगों को क्या पड़ गया है कि टीचर पहले समझाए, टीचर उसके बाद लिखाए नोट बाय नोट, एक एक लाइन लिखाए। तो हम लोगों को दोनों आदत पड़ा हुआ है कि टीचर से सीखते हैं और उसके बाद अपना भाषा में लिखने के बदला टीचर को ही बोलते हैं कि आप भी लिखाइए। लेकिन ऐसा नहीं करना। यहाँ समझिए और अपने भाषा में उसको जिस हिसाब से समझ गए तो अपना भाषा में जैसे उत्तर देना दे सकते हैं। और कोई भी एग्जाम में यही होता है, 10वां से ही सिखाया गया है कि क्लियर लिखा रहता है कि अपने भाषा में उत्तर लिखिए। यहाँ पता चला एक टीचर है, 500 स्टूडेंट पढ़ रहे हो, हमारा हमारा आंसर देने का जो तरीका सबको लिखा दिया, अब सब ये रट लिया और सबका आंसर एक रंग टैली कर गया। क्या समझे? इसीलिए अपना भाषा में लिखिए। 100 स्टूडेंट है ना तो 100 का कॉपी सब रंग का हो जाएगा, सब में अंतर आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर अंतर आएगा। लेकिन अगर नोट के संदर्भ से लिखा जाए तो तय है कि सबका कॉपी एक ही रंग रहेगा। अपना भाषा में लिखिएगा तो सबका कॉपी सब जैसा रहेगा। तो वही है कि जो भी स्टूडेंट है, जैसे जो भी स्टूडेंट है, जो हम समझाते हैं उसको समझिए और अपना भाषा में एक्सप्लेन कीजिए, अपना भाषा में। अब हम यहाँ से बोलिए तो हम ऐसे करके खड़ा हो जाते हैं, नोट लिखाना प्रारंभ कर देते हैं और सबका देखिएगा कि कॉपी एक जैसा होगा, एक रंग टैली करेगा, नोट एक एक पॉइंट टकरा जाएगा। और इसमें 250 स्टूडेंट है तो 250 स्टूडेंट का अलग अलग कॉपी होगा, सबका नोट अलग हो, कुछ ना कुछ अंतर तो होगा ही। और जब एग्ज़ाम देते हैं तो एग्जामिनर भी चेक करेगा तो कहेगा अपना भाषा में लिखा हुआ। इसीलिए नोट वगैरह समझिए सिर्फ और लिखिए अपने भाषा में। कभी भी नोट के चक्कर में न रही कि नोट दिया जाए या इस नोट को आप समझाइए उसके बाद लिखा दीजिए, ये चक्कर में नहीं पड़ा जाए। वो तो हो गया जो अब मैक्सिमम टीचर ने ऐसा ही आदत लगा दिया अपने यहाँ कि स्टूडेंट को अपना से सोचना, अपना से लिखना, अपना से एक्सप्लेन करना सब खत्म कर दिया। अब टीचर पे ही हम लोग डिपेंड है कि टीचर पहले समझाए, उसके बाद लाइन बाय लाइन सबको लिखा है और स्टूडेंट सब लिख ले और जाके किताब का जो कीड़ा लगा दे देंगे। चलिए आते हैं डच कंपनी पे आते हैं। वो पुर्तगाली के बाद डच इंडिया में आए, पुर्तगाली के बाद डच भारत में आए। और ये जो थे नीदरलैंड, और ये क्या रिस्पेक्ट उतना भी देना इम्पोर्टेंट नहीं, यह जो है एग्जाम में देना जरूरी होता है, अब नहीं दीजिएगा तो नंबर ही काट लेगा। यह नीदरलैंड और हॉलैंड का निवासी थे। ये नीदरलैंड और हॉलैंड का निवासी थे। और क्लियर लिखिएगा, पहला ही पॉइंट से हम स्टार्ट करें कि ये पुर्तगाली के बाद डच भारत में आए और ये नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे, यूरोपवासी। ये जो इंडिया में कंपनी का एस्टेब्लिश जो कंपनी में किया उस इंडिया में, उसका नाम रखे, हम इंग्लिश में लिख दिए हैं, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड, इसका कंपनी का नाम क्या था इंडिया में? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ऐसा ही करके हिंदी में इसको लिख लेना। चलिए, डच ने अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोला।
कहाँ खोला? मसूलीपट्टम, कहीं कहीं मछलीपट्टम वगैरह सब लिखा रहता है। तो डच ने अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टम में 1605 ईस्वी में खोला है। अब देखिए, ई पॉइंट को बाद में भी लिख सकते हो या दर्शा सकते हो, लेकिन पहले इसका पहला दल जो है डच का, वो कार्नेलिस डी हाउटमैन, कार्नेलिस डी हाउटमैन, कार्नेलिस डी हाउटमैन इंग्लिश में भी लिखा है। अब जो संदर्भ लगता है हिंदी में समझ में आता तो हिंदी है, तो इंग्लिश में कम से कम नाम लिखिए। कार्नेलिस डी हाउटमैन के नेतृत्व में 1596 ईस्वी में 1596 ईस्वी में इसका एक दल भारत आया था। 1498 में वो आया और 1596 में डच आया। किसके नेतृत्व में? तो कार्नेलिस डी हाउटमैन के नेतृत्व में भारत 1596 ईस्वी में नेतृत्व में आया था। मतलब बहुत सारा व्यक्ति आया होगा, डच का बहुत निवासी आया होगा। और डच ने अपना पहला फैक्ट्री कब खोला है? 1605 में मसूलीपट्टम। यानी कि तय है कि 5 और 4 9 साल के बाद उन्होंने कंपनी पहला लगाया। और इन्होंने अपना पहला जो फैक्ट्री है वो पिपली में खोला। कहाँ खोला? पिपली में। इन्होंने पहला फैक्ट्री कहाँ खोला? पिपली में खोला। चलिए, बंगाल में पड़ता है। डचों द्वारा स्थापित कारखाना, डचों द्वारा स्थापित जो कारखाना, उसका संदर्भ देख लीजिए। पहला जो है मसूलीपट्टम 1605 आंध्र प्रदेश में, पेतोपोली आंध्र प्रदेश, इसको निजामपट्टनम भी बोलते हैं। चलिए, दूसरा हो गया ये कारखाना। और तीसरा कारखाना पुलिकट में 1610 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में खोला। और अन्य जो कारखाना है उसमें डेट मेंशन करना कंपलसरी नहीं है। हम तो डेट बहुत का एक आध गो का माइंड से निकल गया है, गूगल से लिख लेना। तो अन्य जो कंपनी है, सूरत जो गुजरात में 1616 में खोला, बिमलीपट्टम में 1641 में खोला, कराईकल में 1653 में खोला, चिंसूरा, फिर कोचिन, फिर कासिम बाजार, बालासोर, फिर नागपट्टम और उसके बाद पटना में खोला है कारखाना। ये सब कारखाना इंडिया में नागपट्टनम में और पटना में कारखाना खोला है। तो इसका और सबका डेट जो नहीं मेंशन किया है वो लिख लेना गूगल वगैरह से चेक करके। चलिए, इन्होंने मुख्यालय, अपना व्यापारिक मुख्यालय केंद्र जो है, व्यापार का जो मुख्यालय केंद्र है, इन्होंने पुलिकट में खोला। और पुलिकट को 1690 ईस्वी में ट्रांसफर कर नागपट्टनम को बनाया। पहले व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला? पुलिकट को व्यापारिक मुख्यालय बनाया, केंद्र खोला, व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय बनाया पुलिकट में। उसके बाद पुलिकट के जगह 1690 ईस्वी में नागपट्टनम में अपना मुख्यालय बनाया। पहले पुलिकट, बाद में कहाँ ट्रांसफर कर लिया? नागपट्टनम में। चलिए, इसके द्वारा स्थापित जो भारत में फोर्ट है, फोर्ट क्या क्या है? चिंसूरा में गुस्ताबूस फोर्ट जो है 1653 में स्थापित किए। उसके बाद कोची में फोर्ट विलियम नाम का 1663 ईस्वी में एस्टेब्लिश किए। ये 2 फोर्ट इंडिया में एस्टेब्लिश किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए डच के बारे में। मसाला द्वीप या इंडोनेशिया पुर्तगालियों से छीना था। लड़ाई करके, झगड़ा करके, मारपीट करके, चाहे जैसे छीना होता। तो मसाला द्वीप इंडोनेशिया पुर्तगालियों से अपने अधिकार में ले लिया, अपना कब्जा में ले लिया। मलक्का और सिलोन, देखिए पहले श्रीलंका को सिलोन भी बोलते थे। सिलोन जो श्रीलंका है, इस पे ही अधिकार कर लिया। पहले कहाँ किया? मलक्का और मसाला द्वीप इंडोनेशिया पुर्तगालियों से छीना, उसके बाद मलक्का और सिलोन पर अधिकार कर लिया। तो तय है कि पुर्तगाली वहाँ निवास कर रहा था, तो पुर्तगाली वहाँ राज कर रहा था, तो उससे छीना मलक्का और सिलोन। उसके बाद जकार्ता को जीतकर बेटेबिया नामक नया नगर एस्टेब्लिश किया था। जकार्ता को जीतकर बेटेबिया नामक नया नगर स्थापित किया था। औरंगजेब से, अब अगला पॉइंट देख लीजिए, औरंगजेब से 3.5% वार्षिक चुंगी की दर से औरंगजेब ने
मुगल शासक, ऐसे करके आप पॉइंट में दर्शाइएगा कि मुगल शासक औरंगजेब ने 3.5% वार्षिक चुंगी लेकर इसको मतलब क्या, डच को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया कि जाइए भैया आप व्यापार कीजिए और हमको 3.5% चुंगी आप देते रहिए। चलिए, व्यापारिक व्यवस्था जो है, ये इसका जो व्यापारिक जो व्यवस्था है, यह सहकारिता और कार्टल पर आधारित था। इसका जो मतलब डचों का व्यापारिक व्यवस्था जो है सहकारिता और कार्टल पर आधारित था। भारत में इन्होंने नील, सोरा, सूती वस्त्र निर्यात किया करता था। यानी निर्यात मतलब अगर वो भारत में रह रहा है तो निर्यात का क्या मतलब होगा, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो भारत का नील, सोरा, सूती वस्त्र निर्यात करता था एवं सूती वस्तु इसके आने से, डचों के आने से भारत में सूती वस्त्र उद्योग का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है डच के आने से सूती वस्त्र का। भारतीय वस्त्रों का निर्यात करने का श्रेय किसी को दिया जाएगा तो वो डचों को दिया जाएगा। और भारत में सूती वस्त्र, सोरा, अफीम, नमक, नील, कच्चा रेशम, चावल इत्यादि का ये निर्यात किया करते थे। अब आते हैं इसके पतन का कारण पे। पतन का कारण क्या था? डच जो कंपनी है, ये डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इस पर सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल था। सरकार का सीधा नियंत्रण इस कंपनी पर सरकार का सीधा नियंत्रण था। और वही घूम फिर के आ रहा कि योग्य प्रशासक का या शासक का कमी था इसमें, और इसमें भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त थी। और भारत से इसको ज़्यादा इंटरेस्ट था, भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया और मसाला द्वीप पर इसका ज़्यादा इच्छा था कि हम वहाँ रहें। तो भारत को उतना इंटरेस्ट इसका रहा नहीं। और बेदरा बंगाल का युद्ध जो है 1759 ईस्वी में अंग्रेज ने इसको बुरी तरह पराजित कर दिया था, जिससे डचों का भारत में शक्ति ही समाप्त हो गई। अब हम तीसरा चरण पे आते हैं और तीसरा हम डिस्कस करेंगे अंग्रेज के बारे में। चलिए, पुर्तगाली के विषय में हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद डच के विषय में डिस्कस कर लिया। अब जो है तीसरा भारत कौन आया? तो अंग्रेज या ब्रिटिश। अब इसको काल कष्ट भी बोल सकते हो। इंडिया को बहुत बर्बाद किया, तबाह किया। 200 बरस तक इंडिया में कम से कम शासन किया। 1947 में विदा लिया। क्या समझे? तो सबसे बड़ा शासक इसको ही बोल सकते हैं। चलिए, 1599 ईस्वी में हुआ क्या? 1599 ईस्वी में लंदन का एक व्यापारिक दल, बहुत सारा संगठन होगा, बहुत सारा का दल होगा, एक व्यापारिक दल, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी स्थापित की गई। फिर से सुन लीजिए, 1599 ईस्वी में लंदन के व्यापारिक दलों द्वारा द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी स्थापित किया गया। इसीलिए स्थापित किया गया और इस कंपनी का अधिकार पूर्वी देशों के व्यापार के लिए, ये सभी व्यापारीगण मिल के एक कंपनी एस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड ट्रेनिंग एंड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एस्टेब्लिश था, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने। मान के चलिए इधर है, ईस्ट साइड अगर ये है, क्या बोलते हैं, यूरोप, तो ईस्ट साइड के जो भी देश था उसके व्यापार के लिए इसका स्थापना किया गया। और 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल नामक प्रथम अंग्रेज, 1599 में जॉन मिल्डेन हॉल नाम का प्रथम अंग्रेज जो स्थलीय मार्ग होते हुए भारत आया था। कब आया था? 1599 ईस्वी में। अब चलिए, और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिसंबर 1600 ईस्वी में
दिसंबर 1600 ईस्वी में एकाधिकार प्रदान किया इस कंपनी को, और 15 वर्ष के लिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्रदान किया, और 15 वर्षों के लिए उसे व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और यह व्यापार जो था उस समुद्र मार्ग के द्वारा किया जाने वाला व्यापार के कारण उसे दिया गया था। मतलब जमीन से आके, जैसे ये जो है ना स्थल मार्ग होते हुए आया था जो व्यक्ति, उसके लिए नहीं दिया था। ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिसंबर 1600 में कंपनी को एक अधिकार प्रदान किया, जिसमें 15 वर्ष का एग्रीमेंट था, और उसको पूर्वी देशों के साथ समुद्र से जो व्यापार करने के लिए दिया गया था, एकाधिकार प्रदान किया गया कंपनी के लिए। जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया दूत, जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया दूत जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया प्रथम दूत कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर, जहाज पे पूछा था 1608 ईस्वी में। कब? 1608 में। इससे पहले भी 1599 में आया था स्थलीय मार्ग होते हुए। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक हेक्टर नामक पहला जहाज समुद्र मार्ग होते हुए, अब कैप्टन हॉकिंस जो इंडिया आया होगा, तो ई थोड़े है कि वो अकेले आया होगा, उसके साथ और भी तो दल रहा होगा। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नाम का पहला जहाज सूरत के बंदरगाह पर, समुद्र के रास्ते सूरत के बंदरगाह पे आया था। ठीक है, कि कौन जहाज था? जहाज का क्या नाम था? हेक्टर नामक जहाज। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस किसका? जेम्स प्रथम का दूत था। 1608 में सूरत के बंदरगाह पे आया था और समुद्री मार्ग होते हुए आया था, स्थलीय मार्ग नहीं, समुद्री मार्ग होते हुए आया था। और वहां ही उन्होंने अपनी पहली अस्थाई कंपनी का स्थान स्थापित किया। चलिए यहां तक हो गया। प्रथम व्यक्ति था, यही ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए हम कंपलसरी कर दिए। कैप्टन हॉकिंस प्रथम व्यक्ति था, प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था या ब्रिटिश था जो समुद्री मार्ग होते हुए भारत आया था। क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए हम टिक कर दिए हैं। और यह आने के बाद क्या किया? आगरा से मिलने, उस समय आगरा जो था जहांगीर के अंदर था, जहांगीर वहां का शासक था, तो आगरा से मिलने क्या बोलते हैं, आगरा में जहांगीर से मिलने वो गया, जहांगीर से मिलने कैप्टन हॉकिंस गया और सूरत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। सूरत में व्यापार करने की अनुमति मांगी, जिससे हुआ क्या कि ई अनुमति प्रदान कर दिया उसको, जहांगीर अनुमति प्रदान कर दिया। तो वहाँ का जो लोकल व्यापारी था, यानी उसको स्थानीय सौदागर बोलते हैं, सौदागर स्थानीय एवं पुर्तगाली जो इससे पहले रह रहा था, वो दोनों ने इसका विरोध कर दिया। ई प्रदान कर दिया, जहांगीर ने उसको प्रदान कर दिया कि ठीक है, आप व्यापारी का अनुमति सूरत में आपको दे दिया जाता है। लेकिन वहाँ का जो स्थानीय सौदागर था या व्यापारी था, और वहाँ का जो और पुर्तगाली सब जो था, वो उसको व्यापार करने से विरोध करने लगा, जिससे जहांगीर ने बाद में चल के इस अनुमति को रद्द कर दिया था। हो गया क्लियर। 1612 ईस्वी में सवाली के युद्ध में और अंग्रेज कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगाली का जो सेना था उसको बुरी तरह पराजित कर दिया था। 1612 में सवाली के युद्ध में अंग्रेज कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगाली सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया था। इस वीरता को देखते हुए, देखा कि उसको हरा दिया बेस्ट, तो इस वीरता को देखते हुए जहांगीर ने उसको अस्थाई फैक्ट्री खोलने का अनुमति प्रदान कर दिया था। तब अंग्रेज ने 1613 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली फैक्ट्री कहाँ? तो 1613 ईस्वी में प्रथम अस्थाई फैक्ट्री खोलने का अनुमति प्रदान कर दिया। अब कहाँ प्रदान किया और कहाँ खोला था, इसका चर्चा आ गया। फैक्ट्री की स्थापना कंपनी ने दक्षिण में साउथ में अपना पहला फैक्ट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपना पहला फैक्ट्री, पहला कारखाना
1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला था। हो गया, दक्षिण में खोला। अब क्या करा, 1613 में अपना प्रथम अस्थाई फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। यही सूरत, ये प्रदान किया था, तो यही खोला था, सूरत में प्रदान किया था। एवं इसका अध्यक्ष जो है टॉमस एल्डवर्थ, इसका अध्यक्ष कौन था? टॉमस एल्डवर्थ था। 1609 में जेम्स प्रथम ने व्यापारिक अधिकार को, ये जो अधिकार व्यापारिक अधिकार दिया गया था, तो जेम्स प्रथम जो था, ये जेम्स प्रथम, ये 15 वर्षों के लिए एग्रीमेंट था पूर्वी देशों के साथ। तो जेम्स प्रथम ने इस कंपनी को अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दिया। मतलब 15 वर्ष का एग्रीमेंट था, जो आप 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए, लेकिन उसको अनिश्चितकालीन के लिए वो जेम्स प्रथम बढ़ा दिया था। अब आते हैं, थोड़ा जान लेते हैं टॉमस रो के बारे में। ऐसा ही सिस्टमेटिक से लिखते जाइए और इसको अपने भाषा में लिखते जाइए, सिस्टमेटिक से ही, कहीं भी उल्टा सुल्टा पॉइंट नहीं होना चाहिए। और सर टॉमस रो के बारे में आते हैं। जेम्स प्रथम का दूत था और भारत आने 18 दिसंबर 1615 को सूरत के बंदरगाह पे आया था। ये भी इसका दूत था, जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम का ये सर टॉमस रो भी एक दूत ही था। और ये भी क्या था, ये भी हॉकिंस भी क्या था, दूत था। तो ये दूत था और भारत 18 दिसंबर 1615 ईस्वी को सूरत के बंदरगाह पे आया था। कौन? सर टॉमस रो। किसका दूत था? जेम्स प्रथम का दूत था। 18 दिसंबर 1615 को सूरत के इंडिया में सूरत नामक स्थान पे, गुजरात में पड़ता, वहाँ आया था। और 10 जनवरी 1616 ईस्वी को जहांगीर से मिलने अजमेर गया था। आया कब? 18 दिसंबर 1615 को सूरत में, और 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मिलने अजमेर गया था। अब क्या किया, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा का जो बंदरगाह था, उस पर अंग्रेज लोग अपना अधिकार जमा लिए, एकाधिकार प्रदान कर लिए। 1632 में गोलकुंडा के बंदरगाह पे अपना एकाधिकार अपना अंदर में उसको कर लिए, एकाधिकार प्रदान कर लिए। 1633 ईस्वी में पूर्वी तट, जैसे इंडिया है ऐसे करके, इसका ई भाग जो होगा इधर आ जाएगा आपका अरब सागर, इधर आ जाएगा बंगाल की खाड़ी। ये साइड का जो पूर्वी तट है उसमें बालासोर और एवं हरिहरपुरा में कंपनी का एस्टेब्लिश किए थे। 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर बालासोर और हरिहरपुरा में अपना पहला कंपनी स्थापित किया था या कारखाना खोला था। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी राजा से ये सब आने वाला उसका दूत ही था। सब जो हेक्टर नामक जहाज से आया था, ये सब ही था। तो फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा जो थे, चंद्रगिरी के राजा, उससे मद्रास पट्टे पर लिए थे एवं वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। किससे पट्टा पर लेके? चंद्रगिरी के राजा मद्रास में। क्या 1639 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में क्वेश्चन पूछ चुका है, कंपलसरी मानिए। तो 1661 ईस्वी में राजा चार्ल्स सेकेंड जो थे ब्रिटेन के, पुर्तगाली रानी राजकुमारी कैथरीन से जो शादी किया था, उसके एवज में उसको मुंबई दान में दहेज रूपी प्रदान किया गया था। नहीं, मुंबई उसका बाप का था, दहेज रूपी प्रदान कर दिया। नहीं, तो 1661 में चार्ल्स सेकेंड को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी के एवज में मुंबई उसको दहेज के रूप में प्रदान हुआ था। और उस मुंबई का वो देखिए क्या हाल किया कि मुंबई का क्या किया, 10 पाउंड वार्षिक किराए की दर से बम्बई को क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़ा पे लगा दिया। अब आते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत कंपलसरी है। गेराल्ड अंगियार या ओंगियार
नामक जो व्यक्ति है उसको बम्बई का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। और क्यों? बम्बई को शहरीकरण परिवर्तन करने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गेराल्ड आंगियार या ओंगियार को बम्बई का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और बम्बई को शहर में ट्रांसफर करने का काम इन्होंने ही किया था। अब अंग्रेज का जो रेस्ट बच रहा है और भी है अंग्रेज के विषय में, उसका डिस्कस हम अगले क्लास में कर लेंगे। तो इसको अपने भाषा में आप देखिए और लिखने का कोशिश कीजिए, क्या समझे? लिखते 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 आंसर राइटिंग करने का आदत आपको लग जाएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त किया जाए। तो आज बहुत बुरा दिन है, तो इंडियन आर्मी को जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी। चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।